मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का बीएससी पार्ट प्रथम का जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है सॉलिड स्टेट, उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक में हम मुख्य रूप से क्रिस्टल विज्ञान के नियम और क्रिस्टल विज्ञान में जो पद काम में आते हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले अपन जो है ये समझेंगे कि क्रिस्टल विज्ञान होता क्या है, उसमें कौन कौन से पद काम में आते हैं और उनके नियम क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रिस्टलोग्राफी या क्रिस्टल विज्ञान किसे कहते हैं। तो हम बात करते हैं क्रिस्टल विज्ञान। क्रिस्टल विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्रिस्टल तथा क्रिस्टलीय पदार्थों के गुणों, उनकी संरचना व ज्यामिति का अध्ययन किया जाता है, क्रिस्टल विज्ञान कहलाती है। ठीक है, किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है? क्रिस्टल तथा क्रिस्टलीय पदार्थों के गुणों, उसकी संरचना व ज्यामिति का अध्ययन किया जाता है, वह क्रिस्टल विज्ञान कहलाती है। क्रिस्टल विज्ञान में हम निम्न पदों को या प्रतीकों को काम में लेते हैं। सबसे पहले आता है फलक। फेस क्या होता है? वे द्विविमीय तल जिनसे क्रिस्टल बंधा रहता है उसे फलक कहते हैं। सामान्यतः ये समतल होते हैं। जैसे एक ईंट के 6 फलक हो गए, ऊपर नीचे बाएं दाएं और जो है आमने सामने, ऐसे अपन मान लें तो 6 हो गए। तो जो फलक होते हैं वो द्विविमीय तल जिनसे, ऐसे द्विविमीय तल हैं जिनसे क्रिस्टल जो है वो बंधा रहता है, उन्हें फेसेस कहते हैं। अब बात करते हैं किनारा। अब जिस स्थान पर दो फलक मिलते हैं, दो फेस मिलते हैं, अर्थात दो फलकों के इंटरसेक्शन वाले स्थान को हम किनारा कहते हैं। एक घन में जो है वो 12 किनारे होते हैं, वह 8 कोने होते हैं। तो किनारों और कोनों की बात करते हैं। जैसे कोने तो मैंने बताया था, क्यूबिक में बताया कि जो एकदम जो कोने हैं वो 8 हो गए कि जैसे ईंट के जो कोने हैं तो उनको 8 हो गए। अब किनारे बात करते हैं। जैसे दो फेस को मिलाओ तो ऊपर नीचे 2 किनारे हो गए, फिर 4 भाग हो गए तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे हो गए। अब देखिए, जहाँ पर अपन ने पहले आयन बताया था, आयन परमाणु और जो पॉइंट बताए थे, वो पॉइंट्स को मिलाने वाले भी तो कोने हैं, तो 4 कोने वो हो गए। तो 8 + 4, तो जो है सॉरी किनारे जो हैं, तो किनारे तो कितने हो गए? 12। यानी कि जहाँ फलक आकर मिलते हैं ऊपर नीचे ऐसे करके चारों तरफ के 8 तो ये हो गए। बाकी जिन पॉइंट्स को आपस में ऊपर नीचे जो है जहाँ पे पॉइंट्स रखे हुए हैं, जहाँ अणु अणु परमाणु आयन रखे हुए हैं, वो भी तो क्या है? किनारे ही हैं। तो इस प्रकार से टोटल जो किनारे हो जाएंगे वो 12 हो जाएंगे और कोने 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंटरफेसियल जो है एंगल्स की। किन्हीं जो दो परिच्छेदी फलकों इंटरसेक्टिंग फेसेस से लंबवत खींची गई के मध्य का कोण जो है वो इंटरफेसियल एंगल कहलाता है। जैसे उदाहरण में अपन ने दिखा रखा है कि फलक F1 व फलक F2 का जो इनसे जो लाइन खींची, एक ये लाइन खींची और एक लाइन खींची, तो ये जो एंगल बना है वो क्या कहलाता है? इंटरफेसियल एंगल कहलाता है। ठीक है, किसी क्रिस्टल के अंतरफलक कोण को जिस उपकरण से नापा जाता है उसे गोनियोमीटर कहते हैं, और ये कई बार कंपटीशन जो होते हैं उनमें पूछा जाता है, ध्यान रहे। अब आता है सॉलिड कोण। घन कोण किसे कहते हैं? वह कोण जहां दो से अधिक फलक मिल रहे हों घन कोण कहलाता है। क्रिस्टल के लिए घन कोणों की संख्या निम्न संबंध द्वारा ज्ञात की जा सकती है। ए बराबर होता है E + 2 - F, जहाँ है किनारों की संख्या, एजेस की संख्या ई जो है वह, और एफ जो है वो फेसेस की संख्या या फलकों की संख्या कहलाती है। अब क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस किसे कहते हैं? नेक्स्ट जो पद इसमें काम में आता है क्रिस्टलोग्राफिक एक्स या क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस। क्रिस्टल एक त्रिविमीय संरचना होती है, अतः इसकी व्याख्या करने के लिए 3 एक्सों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि क्रिस्टल को कैसे भी पकड़ा जा सकता है, इसलिए इसकी किसी भी एक्स को एक्स एक्स, उसके सापेक्ष 2 अक्षों को वाई व जेड एक्स कहा जा सकता है। इन अक्षों के मध्य
कोणों को अल्फा बीटा गामा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, किसी क्रिस्टल के उन अक्षों को क्रिस्टलीय या क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस कहते हैं जिनसे क्रिस्टल की ज्यामिति व गुणों की व्याख्या की जा सकती है, उसे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस कह सकते हैं। यानी क्रिस्टल, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल समुदायों के जो प्रकार मैंने पिछली क्लास में बताए थे, उनको अपन किसके आधार पे बताया था? क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस के आधार पे बताया था। यानी कि एक्सेस की लेंथ क्या होती है, इंटर जो एक्सेस है, इंटर एक्सेस है या इंटरफेसियल जो एंगल है, उनके इंटर एक्सियल जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू क्या है, उसके आधार पर ही अपन ने बताया था। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें बात समझा सकते हैं अपन कि जैसे मैंने ये बता रखा है कि इसमें जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस हैं वो एक्स वाई और जेड है। आप किसी को भी मान सकते हो, इसको भी एक्स मान सकते हो, इसको भी वाई, इसको वाई मान सकते हो, इसको जेड, इसको भी एक्स मान सकते हो, इसको वाई मान सकते हो, इसको जेड मान सकते हो। ये आपकी मर्जी है कि आप किसको क्या मानते हो। बट ध्यान रहे, अगर आपने इसको एक्स माना है तो इसके सामने ये अल्फा एंगल होगा, अगर आपने इसको एक्स माना है तो ये अल्फा एंगल कहलाएगा, अगर आपने इसको एक्स माना है तो ये अल्फा एंगल कहलाएगा। बस यही ध्यान रखना है। एक्स के मध्य का जो कोण है वो अल्फा होता है, वाई के मध्य का कोण जो है बीटा होता है, और जेड एक्सिस के मध्य का जो कोण होता है वह गामा होता है। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। अब आती है क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली, क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशन क्या है। तो नेक्स्ट जो है, किसी भी क्रिस्टल के फलक, अक्ष आदि के संबंध को सापेक्ष में दर्शाने वाली पद्धति को क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली कहते हैं। इसके लिए कई पद्धतियां हैं जिनमें वाइस व मिलर सूचकांक महत्वपूर्ण है, या वाइस और मिलर इंडेक्सेस जो है वो महत्वपूर्ण है या मुख्य रूप से होती हैं। ठीक है, वाइस और मिलर जो सूचकांक हैं उनको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये विस्तार से पढ़ना है इसको, इसके बारे में जो है वो आवश्यक रूप से एक क्वेश्चन आता है परीक्षा में, या मैंने पहले ही कहा है पूरा का चैप्टर ही इसमें आता है। अब अपन पढ़ते हैं क्रिस्टलोग्राफी के जो नियम है या क्रिस्टल विज्ञान के मुख्य जो नियम है वह 3 नियम है। ठीक है, एक तो अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम, दूसरा है प्रमेय घातांक का नियम, और तीसरा जो है वह है सममिति का नियम। तो आज अपन जो है वह दो के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली, और चूँकि दूसरे में अपन जो पढ़ेंगे वो वाइस के सूचकांक और मिलर के सूचकांक भी पढ़ेंगे, तो अपन इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले जो है वह है अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल। जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है, अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम, यानी अंतराफलक कोणों का जो मान होता है वह हमेशा स्थिर रहता है। यही अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम, जैसा नाम से पता है। इसको 1669 में स्टीनो ने दिया। इसके अनुसार किसी पदार्थ के लिए अंतराफलक कोणों का मान सदैव स्थिर रहता है, चाहे उसके किसी भी क्रिस्टल का कोई भी फलक किसी भी दिशा में कितनी ही वृद्धि क्यों न कर ले और कोई भी आकार क्यों न ग्रहण कर ले। ठीक है, यही क्या है, अंतराफलक कोणों का मान है। ठीक है, या फिर यूं कहें, ऊपर से देखने पर किसी पदार्थ के क्रिस्टलों का आकार भिन्न भिन्न प्रतीत हो सकता है, लेकिन उनके सभी के अंतराफलक कोणों के मान सदैव समान होते हैं। जैसे अपन ने एक उदाहरण लिया है, क्वार्ज के क्रिस्टल षटकोणीय होते हैं तथा अलग अलग परिस्थितियों के कारण इनके क्रिस्टलों की आकृति भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु इनके अंतराफलक कोण या आंतरिक कोण हमेशा जो है वह 120 डिग्री ही रहता है। देखिए, ये अपन ने एक आदर्श क्रिस्टल दिखा रखा है क्वार्ट्ज का, और उसमें 120 डिग्री का एंगल है, परंतु वास्तविक जो क्रिस्टल हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं और भी कोई इनका रूप हो सकता है, परंतु देखिए हमेशा देखिए इनमें एंगल जो है वो 120 डिग्री का ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पदार्थ के लिए अंतराफलक कोण का मान सदैव स्थिर रहता है, चाहे किसी भी क्रिस्टल का कोई भी फलक किसी भी दिशा में कितनी ही वृद्धि कर ले
और कोई आकार क्यों ना ग्रहण कर ले, उनका मान जो है वो हमेशा जो है वह कांस्टेंट रहता है या स्थिर रहता है। यही अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम है। अब दूसरा जो नियम आता है वह है प्रमेय घातांक का नियम, लॉ ऑफ रोटेशनल इंडिसेस। और इसको जो दिया है वो दिया है किसने? आरजे हॉय ने 1784 में। ये देखिए बहुत पुरानी नियम और आज भी इनकी इंपॉर्टेंस बनी हुई है। इसके अनुसार क्या है, हॉय के अनुसार या रोटेशनल इंडिसेस का जो नियम है उसके अनुसार किसी क्रिस्टलीय अक्ष पर क्रिस्टल के किसी फलक के अंतःखंड या तो इनफाइनाइट होते हैं या इकाई के बराबर होते हैं या उनके सरल गुणज या प्रमेय गुणज होते हैं। जैसे ए पर मान लो कोई ए जो है, या यूं कि एक्स एक्सेस पर कोई हमारा इंटरसेप्ट ए है, तो उसका दूसरा जो है वो 2, 3, 4 पे होगा। डेढ़ पे है तो 3, 4.5 और 6 पर होगा, या अपन यूं कह सकते हैं। या फिर मान लो जैसे वाई पर है तो सी जो लगा हुआ है दूसरा भी इसी पर हो सकता है। तो या तो अनंत हो सकते हैं, उसके पैरेलल हो सकते हैं, या इकाई हो सकते हैं यानी कि बराबर हो सकते हैं इंटरसेप्ट जो है, या फिर उसके सरल गुणज हो सकते हैं, सिंपल जो है वो मल्टीप्लाई वाले हो सकते हैं। जैसे 2 है तो 4 हो सकता है, 4 है तो 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो अपन इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टल ये एक्स पर क्रिस्टल के किसी फलक के अंतःखंड इंटरसेप्ट्स, उस पे जो अंतःखंड काटे गए हैं ये जो इंटरसेप्ट कहलाते हैं, यानी उन पे जो कट लगाए गए हैं यूं वो या तो अनंत होते हैं या फिर इकाई होते हैं या फिर उसके सरल गुणज होते हैं। देखिए यदि एकांक फलक ए बी सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस एक्स वाई जेड पर क्रमशः ए बी व सी अंतःखंड काटता है, स्मॉल ए बी व सी अंतःखंड काटता है, ठीक है। माना एक अन्य फलक डी ई सी है जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस एक्स वाई व जेड पर क्रमशः डी ई सी पर काटता है, जो कि ओ डी जो है वह 2OA के बराबर हो जाएगा। ये देखो OD ये है, ये हमेशा किसके बराबर होगा? 2OA के बराबर होगा। OE जो है वो इसमें दिखा रखा है वह 2OB के बराबर होगा। इसका सरल गुणज हो गया, डबल हो गया, या फिर उसी के बराबर हो सकते हैं जो है, ठीक है, इकाई हो सकते हैं। जैसे OC है, ठीक है, दूसरा भी OC ही है, किस पर? जेड एक्सिस पर, ठीक है, दोनों बराबर होंगे, यानी कि 2A 2B और C जो है वो इंटरसेप्ट हो गए। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि फलक DEC द्वारा काटे गए अंतःखंड क्रमशः 2A 2B और C हैं, जो कि A B व C के पूर्ण गुणज हैं। क्या है? पूर्ण गुणज हैं उसके, मतलब एक्स और वाई पे तो डबल है और जेड पे इकाई है, सिंपल सी बात है। यदि कोई फलक किसी एक्स के समांतर होता है तो ये माना जाता है कि फलक उस अक्ष को अनंत पर काटता है, अर्थात इनफाइनाइट का चिन्ह उस एक्स के अक्षर से पहले लिख देते हैं। मान लो पैरेलल हो तो जैसे ए के पैरेलल हो तो यहाँ पर आ जाएगा इनफाइनाइट ए। इस प्रकार से अपन प्रमेय घातांक के नियम को समझा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे वाइस पैरामीटर या वाइस सूचकांक और मिलर सूचकांक, इसके साथ सममिति का नियम भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये दोनों जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन और जो मेथड्स हैं वो पढ़ेंगे, तो ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है 3 या 4 क्लासेस में ये चैप्टर पूरा हो जाना चाहिए। धन्यवाद।